Good morning all of you. Myself Vijayalakshmi Gupta, and in this video we will discuss about the Hirschman strategy of unbalance. According to the strategy of unbalance given by Hirschman, development should be done in an unbalanced manner, and this is the only way through which any developing country can do their development. So this slide, you can see the slide here. Here, uh, this is a pic of Hirschman, and he is the person who has given so many approaches related to the economic growth and development of economies. And this unbalanced approach is basically related to the developing countries, underdeveloped countries, because in any underdeveloped countries resources are very limited, and in those limited resources how should an economy maintain itself, balance itself, so that he can develop all the sectors in a systematic manner. So we will see about the Hirschman approach in coming slides. This is the introduction part. ये एक introduction part है. Here we will provide you about the explanation and about the basic of strategy of economic development given by Albert O. Hirschman. ठीक है. Now, before this, we have already know about the various approaches of development, developed approach, and this is the first one that we are going to discuss about the unbalanced approach. But before this, we have discussed about developed approach. So developed approach that was given by Ragnar Nuske and Orsten Rodden. These approaches basically focus on the thing that development should be in a simultaneous manner in all the sectors. लेकिन यहाँ पर Hirschman who said that in any underdeveloped countries अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो देयर शुड बी एन इम्बैलेंस अमॉन्ग ऑल द सेक्टर्स. तो वहाँ पर हमें एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन क्रिएट करना पड़ेगा, एंड ओनली इन दैट कंडीशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल टेक प्लेस. नाउ रैगनर नस्के ने जो इंटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, agriculture service sector. So these are the interrelationship between different economic activities given by Ragnar Nuske. Hirschman ने भी उन सबको रिकॉग्नाइज किया है, उन सबको एक्सेप्ट किया है, लेकिन यहाँ पर उनका व्यू जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है या डेवलपमेंट का जो व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इन्वेस्टमेंट सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज में होना चाहिए और वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पेस को इंक्रीज करेगा. तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पेस को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, तो यहाँ पर एक डिफरेंट व्यू नजर आता है हर्षमैन का. अगेन यहाँ पर देखिए, हर्षमैन ये आर्ग्यू करते हैं कि एक प्री डिज़ाइन स्ट्रैटेजी के थ्रू ही किसी भी इकोनॉमी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट किया जाना चाहिए, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जाता है. हर्षमैन का ये व्यू कंफर्म था कि डेवलपिंग कंट्रीज में एक साथ सारे सेक्टर्स को डेवलप नहीं किया जाना चाहिए, सारे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि क्या करना होगा, कुछ आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कुछ एक या दो सेक्टर्स, और उन सेक्टर्स के अंदर या उन इंडस्ट्रीज के अंदर आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट डालना होगा. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो व्यू है हर्षमैन का, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि उन्होंने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को प्रेफर किया था रादर देन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, क्योंकि उनका जो व्यू था वो ये था कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करेंगी, डेवलपमेंट को इंक्रीज करेंगी, और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की वजह से जो चेंज आएगा, जो इफेक्ट्स आएंगे, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा कि एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और उसका जो इफेक्ट्स हैं वो अदर सेक्टर्स पर, अदर इंडस्ट्रीज पर देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो उनके अकॉर्डिंग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री अगर बेटर रन करती है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री अपने आप डेवलप होंगी.
नेचुरली डेवलप होंगी क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर गुड्स वो परचेस करेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर्षमैन का जो स्टेटमेंट है वो मैं एक बार आपको रीड करना चाहूंगी। देखिए, इफ द इकोनॉमी इज kept moving ahead, the task of policy development is to maintain tension, disproportion and disequilibrium। यानी अगर आपको अपनी इकोनॉमी को मूव करते हुए आगे लेके जाना है तो डेवलपमेंट पॉलिसी का जो काम है वो क्या है, डिसइक्विलिब्रियम और डिसप्रपोर्शनल मेंटेन करना है। सो दिस इज अ क्वाइट डिफरेंट व्यू जो पहले चले आ रहे थे डेवलपमेंट से रिलेटेड कि आपको बैलेंस ग्रोथ अप्रोच को अडॉप्ट करना है, सारे सेक्टर्स को एक साथ डेवलप करना है, उससे ये व्यू काफी अलग है। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ कि कैसे अनबैलेंस ग्रोथ का प्रोसेस है वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर रन करता है। नाउ इन द बैलेंस ग्रोथ थ्योरी वी नो दैट देयर इज अ विशिशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, और कुछ ऐसे स्टेप्स भी हमने स्टडी किए हैं या कुछ ऐसे स्टेप्स जरूरी होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो उस विशिशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक कर सके। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू हर्षमैन स्ट्रैटेजी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ इज द मोस्ट सुटेबल टू ब्रेक दैट विशिशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। राइट, नाउ द पुअर कंट्रीज दे आर हैविंग लो लेवल ऑफ इनकम, और यही लो लेवल ऑफ इनकम उनको वापस से इनकम के लेवल को को कम रखता है। लो लेवल ऑफ इनकम लो डिमांड क्रिएट करता है, लो प्रोडक्टिविटी क्रिएट करता है, लो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करता है, और इस तरीके से उनकी इनकम हमेशा लो बनी रहती है। दिस इज द साइकिल ऑफ पॉवर्टी दैट शुड बी ब्रोकन। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन इनकम का कम होने की वजह से इन सबको उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो एक्सट्रीमली लो लेवल पे होता है, और इसीलिए वो इटसेल्फ डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। राइट, नाउ हर्षमैन जो स्ट्रेटेजी देते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो ये है कि this low level of equilibrium can be break by deliberately planned unbalanced growth। अगर unbalanced growth को properly plan किया जाए then this low level of equilibrium, ये जो आपका कम स्तर का संतुलन है, this can be break। तो यहाँ पर ये बात हमें सिर्फ याद रखनी है कि अनबैलेंस ग्रोथ अप्रोच फोकस करती है सिस्टमैटिक और डेलिबरेट प्लानिंग पर। कुछ सेक्टर्स के अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट डाला जाए और बाकी सेक्टर्स को ऑटोमेटिकली उनका इम्पैक्ट मिलने लगेगा। तो जो सेक्टर्स बहुत एसेंशियल है, आइडेंटिफाई किए जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उन सेक्टर्स पर यहाँ पर प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। और हर्षमैन के अकॉर्डिंग वो प्रायोरिटी सेक्टर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं, जिसका इम्पैक्ट कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री पर ऑटोमेटिकली आएगा अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप होंगे। नाउ दिस इज द सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे हर्षमैन ने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है कि किस तरीके से कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है। तो दो इसकी सीरीज है। फर्स्ट है आपका एसओसी, दैट इज सोशल ओवरहेड कैपिटल। ठीक है, नाउ दिस सोशल ओवरहेड कैपिटल ये क्या होता है, इसे हम आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी जिसको भी हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। नाउ दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन एनी इकोनॉमी विदाउट विच प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कैन नॉट वर्क। तो ये जो आपके तीनों सेक्टर्स को रन करने के लिए जिन बेसिक फैसिलिटीज की, जिन बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी आपकी सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, नाउ ये क्या क्या इंक्लूड करेंगी, दिस विल इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स, इरिगेशन, वर्क, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। सो दीज आर द बेसिक ऑफ एनी डेवलपमेंट। आपका रोड, आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, इरिगेशन अच्छा होना चाहिए, पावर सिस्टम शुड बी गुड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी गुड।
द इन्वेस्टमेंट इन दीज प्रोजेक्ट क्रिएट मोर इकोनॉमीज। अगर आप इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इन फैसिलिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके बाकी सेक्टर्स, जो बाकी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, दे विल रन इन अ बेटर वे और इकोनॉमीज क्रिएट करेंगी, वो बचत क्रिएट करेंगी। This kind of series is known as divergent series of investment and such investment are undertaken by public agencies. यानी सोशल ओवरहेड कैपिटल नॉर्मली गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है और इनके अंदर डायरेक्ट प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर ये इकोनॉमी को हेल्प करेंगी। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और सारे जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सेक्टर्स हैं, उन सबको भी ये हेल्प करेंगी इकोनॉमीज में, इकोनॉमीज को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगी, लेकिन डायरेक्टली इम्पैक्ट हम इनका नहीं देखते हैं। दैट्स वाई दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और DPA. Now these are the activities which are in which we have an investment for the direct production or for the direct profit making. ये basically प्राइवेट सेक्टर इन एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्ट करता है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा है और डायरेक्ट प्रॉफिट मेकिंग है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इकोनॉमीज को क्रिएट कम करते हैं, इनके अपनी इकोनॉमीज ज्यादा होती है, यानी ये डायरेक्टली प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को। ठीक है, तो इसीलिए इन इन्वेस्टमेंट को कौन करता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। नाउ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इन्हें हम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। तो जहां पर डायरेक्टली इन्वेस्ट किया जा रहा है नोन एज डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, और जहां पर क्रिएट कर रही है इकोनॉमीज प्रोजेक्ट्स को और प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं मिलता है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है सेक्टर्स पर, दीज आर नोन एज डाइवर्जेंट divergent series and known as social overhead capital. Now, balancing the economy. Now, this is the way कि किस तरीके से ये जो वे प्रोवाइड किया है हर्षमैन ने एसओसी के थ्रू या DPA के थ्रू, तो द इन्वेस्टमेंट शुड बी टेक प्लेस आइदर थ्रू सोशल ओवरहेड कैपिटल और डायरेक्टली इनडायरेक्ट प्रोडक्टिव थ्रू डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात आपको याद रखनी है कि सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दैट विल क्रिएट एक्सटर्नल इकोनॉमीज, लेकिन और वो किसके लिए क्रिएट करेगा? फॉर डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए। यानी अगर आपका इरिगेशन सिस्टम बेटर है तो वो आपके एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बेटर है तो पावर सप्लाई बेटर है तो वो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करेगा। तो इस तरीके से जो भी इन्वेस्टमेंट एसओसीज के थ्रू किया जाता है उसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के ऊपर क्लियरली विजिबल होता है। नाउ दीज आर द टू वेज किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए। हर्षमैन ने ये दो वे प्रोवाइड किए हैं कि सोशल ओवरहेड कैपिटल के अंदर या तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जाए या फिर डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो दीज आर द टू वेज जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करके कोई भी इकोनॉमी डेवलपमेंट का प्रोसेस अडॉप्ट कर सकती है। नाउ सोशल ओवरहेड कैपिटल हम मीनिंग ऑलरेडी देख चुके हैं। दीज आर द सर्विसेज जिनके बिना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर रन नहीं करता है। तो इसके अंदर आपकी बेसिकली इन्वेस्टमेंट, आपका जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट आपके DPA के अंदर इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है, क्योंकि जितना बेटर आपका एसओसीज होंगी उतना ही प्रिफर करेंगे एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स DPA के अंदर इन्वेस्ट करना। नाउ एसओसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट रहता है दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो क्योंकि उसका जो मेजर एम होता है वो प्रोवाइड एक्सटर्नल इकोनॉमीज प्रोवाइड करना होता है DPA के लिए।
ठीक है। अब ये चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे जिससे इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप हो, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट को हेल्प मिले। तो यहाँ पर अगर एसओसी में इन्वेस्टमेंट करके एक इम्बैलेंस क्रिएट किया जाता है इकोनॉमी के अंदर, देन इट विल प्रमोट द इन्वेस्टमेंट इन डीपीएस। ठीक है। तो अगर आप आपकी बेसिक एसेंशियल्स के अंदर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नीड्स के अंदर इकोनॉमी की ह्यूज इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट उससे प्रमोट होगा। Now this is the next one, that is access of investment in directly productive activities। देखिए ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि डायरेक्टली आपकी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, उनकी प्रोडक्शन को, उनकी सप्लाई को इंक्रीज करती है। और डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट मेनली प्राइवेट सेक्टर करता है जिसका प्राइमरी मोटिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी अपने लाभ को अधिकतम करना। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन सारे प्रोजेक्ट्स में तभी किए जाते हैं जब हाई प्रॉफिट एक्सपेक्टेड हो। तो डीपीए के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है दैट इज इंड्यूस्ड बाय प्रॉफिट मेकिंग, वो तभी किया जाएगा जब इन्वेस्टर को उसके अंदर प्रॉफिट नजर आ रहा हो। सो दीज आर द बेसिक ऑफ हर्शमैन थ्योरी, इंट्रोडक्शन अबाउट द हर्शमैन थ्योरी कि किस तरीके से उन्होंने एसओसी और डीपीए दो पार्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की सीरीज को डिवाइड किया है और ये बताया है कि कोई भी आप एक सीरीज को अडॉप्ट करके डेवलपमेंट के पाथ को आगे बढ़ा सकते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द introduction part of Hirschman theory. Thank you.